कैसा बोलता है, ये कैसा बोलता है। पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत न हो मुसीबत। आखिर पैसा क्या है? व्हाट इज मनी? क्या आपने सुना है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लॉटरी में करोड़ों जीतते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वे सारे पैसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके पिता बहुत धनवान होते हैं, लेकिन सत्ता जब उनके बेटों के पास जाती है तो वो सारे पैसे धराशायी हो जाते हैं। इस तरीके का माहौल आखिर क्यों होता है? आखिर इतने पैसे के बावजूद भी लोग फिर से क्यों निर्धन हो जाते हैं? सवाल बहुत ही गहरा है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही सामान्य है जितना इस सवाल के उत्तर की गहराई में है। साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आप गहराई से पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा पैसे नाम का इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये तो केवल एक सोच है जो लोगों के मन में डाल दी गई है उनके सत्ताधीशों के द्वारा, ताकि चीजों का आदान प्रदान काफी आसानी से हो सके। पहले के दौर में पैसे धातु से या फिर शेल से बने हुए होते थे। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो पहली बार पैसे को टोकन करेंसी के रूप में लाया गया था दिल्ली सल्तनत के दौर में। मोहम्मद बिन तुगलक ये वो शख्स था जिन्होंने हिंदुस्तान के जमीन पर टोकन करेंसी के रूप को लाने की चेष्टा की। अब ये टोकन करेंसी क्या है? टोकन करेंसी एक ऐसी मुद्रा होती है जिनका वास्तविक मूल्य उनके अंकित मूल्य से कम होता है। उदाहरण, अगर आप 100 रुपये के नोट को बेचना चाहेंगे किसी अन्य जगह पर, तो उस पेपर का वास्तविक मूल्य क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसका मूल्य ना के बराबर होगा। इस तरीके के करेंसी को टोकन करेंसी कहते हैं। लेकिन ये सिस्टम उस समय नहीं चला था, लेकिन अब ये सिस्टम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। यानी पैसा वो है जो हमें किसी भी चीज को खरीदने का पावर देती है। जब तक हमारा सिस्टम मजबूत है, तगड़ा है, तब तक ये टोकन करेंसी वाला सिस्टम चलेगा। और जब हमारा गवर्नमेंट सिस्टम कमजोर होगा तो ये टोकन करेंसी वाला सिस्टम फिर नहीं चलेगा। यानी पैसा उस पेपर का नाम नहीं जो हमारे हाथों में होता है, बल्कि वो कुछ ऐसी चीज होती है जिनको आपको सीखना होता है, जिनको आपको समझना पड़ता है। और एक बार अगर आपने इसका खेल को समझ लिया तो फिर आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। पैसे कमाने के बस 2 ही जरिए होते हैं। पहला, अपने पैसों से उन चीज़ों को खरीदिए जिनसे आपको वापस पैसा मिले। दूसरा, अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कीजिए कि वो प्रॉब्लम को खोज सके और उसे सॉल्व कर सके। खैर, काफ़ी बातचीत हो चुकी है। नाउ लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। कहानी के शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि चारों ओर इमॉर्टल सैपलिंग कॉन्फ्रेंस को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इमॉर्टल सेट के मास्टर्स अपने लिए एक नए डिसाइपल चुनते हैं। हालांकि शिंगडिंग सेट की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अब इस सेट की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए ये सम्मेलन इस सेट का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अब हमें इमॉर्टल सैपलिंग कॉन्फ्रेंस के चारों ओर का दृश्य दिखाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि इस बार के सम्मेलन में यूहुआ सेट और डोंगमिंग पेविलियन, जो कि शांगडिंग सेट के सहायक सेट्स हैं, उन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है। इसके बाद हमें शिनशी को दिखाया जाता है जो कि लेटा हुआ है। हान जियानपी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, हमें काफ़ी ध्यान से देखना होगा वरना हमारी आंखों के सामने से कोई दूसरा एक अच्छे डिसाइपल को ले जाएगा। दूसरी तरफ डोंग यूली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर आप ऐसे करके लेटिए मत वरना लोग बुरा मानेंगे। फिर दूसरी तरफ हमें 2 अन्य लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहती है, जिसको आप देख रहे हैं ना, वो शिनशी है जो कि शांगडिंग सेट के एक मास्टर है। ये सुनकर उस लाल बालों वाली लड़की ने उत्तर दिया, काफी दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं ये सुनकर उस पिंक बालों वाली लड़की ने कहा, क्या सिस्टर लियो आप उस लड़के पर इंटरेस्टेड हैं? ये सुनकर वो लाल बालों वाली लड़की ने उत्तर दिया, अगर इस व्यक्ति का इतिहास इतना अंधकारपूर्ण नहीं होता
तो फिर मैं सोचती इसके बारे में। अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वो मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तरफ एक लाल बालों वाली लड़की देख रही है। फिर अचानक उस लड़की ने अपने कमीज को हल्का सा सरकाया। ये देखकर वहां बैठे सारे मर्दों का हाल बेहाल हो गया। और दूसरी तरफ ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से खून निकलने लगा। खून निकलता देख यूनू हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगी, मास्टर आपके नाक से तो खून निकल रहा है। नाक पोंछते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। असल में बात यह है कि आजकल मैं बहुत खाने लगा हूँ ना, शायद इसी के कारण ये हो रहा है। इसके बाद कांग यूलिंग कहती है, वो लड़की तो बहुत अद्भुत है और उसका वो तो कितना बड़ा है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कांग यूलिंग से कहता है, तुम आजकल क्या सोचती रहती हो और बताओ वो लड़की का क्या अद्भुत है। ये सुनकर कांग यूलिंग ने कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर वहां बैठे सारे मर्दों का हाल बेहाल हो गया। वे सारे शिनशी की तरफ गुस्से से देखकर सोचने लगे, ये क्या सिखा रहा है अपने डिसाइपलों को। अब हमारा मेन कैरेक्टर गंभीरता से सोचता है। कहानी के अनुसार यही वो समय है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट इस कल्टीवेशन की यात्रा में पहली बार कदम रखेगा और वो इस कंपटीशन के आखिरी छोर तक पहुंचेगा। फिर कुछ समय बाद हमें इस कहानी के रियल प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है। वो हर चुनौती को काफी आसानी से पार कर रहा होता है। ये देखकर शिंगडिंग सेट के सबसे बड़े मास्टर कहने लगे, इस साल के इमॉर्टल सिबलिंग कॉन्फ्रेंस में मुझे इस तरीके का टैलेंटेड डिसाइपल्स दिखेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ डोंगक्विंग पीक के मास्टर ये देखकर कहने लगे, ये आयरन चेन ब्रिज का भाग तो काफी चुनौतीपूर्ण होता है। बच्चे इस चुनौती के भाग को पार ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लड़का कैसे इतनी आसानी से इसे पार कर पा रहा है। मैंने इस तरीके का टैलेंट कभी नहीं देखा। अगर ये लड़का इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका भाग्य काफी अनूठा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नीचे खड़े शिंगडिंग सेट के अन्य मास्टर उनके पैट्रियार्क से कहने लगते हैं, ये हमारे सेट के लिए काफी अच्छी बात है कि हमें इस तरीके के डिसाइपल्स मिल रहे हैं। फिर उनमें से एक ने कहा, पैट्रियार्क मुझे लगता है कि इस लड़के की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। ये सुनकर पैट्रियार्क ने कहा, सारे एल्डर्स कृपया शांत हो जाइए। इससे पहले कि मैं इसका फैसला लूं, मुझे इस बच्चे का स्पिरिचुअल रूट के एट्रीब्यूट को देखना होगा। वो फिर आगे कहते हैं, हालांकि मुझे इस बच्चे के टैलेंट को देख इस बच्चे का मास्टर बनने का अभिलाषा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे भी बेहतर यहाँ कोई और है जो इस बच्चे की क्षमता को और भी ज्यादा निखार सकता है। ये बोलते ही पैट्रियार्क ने हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुन रहा था और ये सब सुनते सुनते हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, तुम सब इस बच्चे को लेकर काफी उत्सुक हो। अब बस देखना ये है कि तुम सबकी उत्सुकता अंतिम पड़ाव में रहता है या नहीं। फिर हमें पैट्रियार्क को दिखाया जाता है। वे सोचते हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस सेट पर शिनशी का काफी उपकार है। शिनशी के जितने भी डिसाइपल्स हैं वे सारे वो डिसाइपल्स हैं जिन्हें किसी ने भी नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद भी शिनशी ने इस चीज का कभी भी विरोध नहीं किया। फिर वो आगे सोचते हैं, अगर मुझे आज कुछ अच्छे डिसाइपल मिले तो मैं शिनशी को कहूंगा कि वो उन्हें ले ले। फिर कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां पैट्रियार्क सबको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और सबका स्वागत करते हैं एक नए यात्रा की ओर कदम रखने के लिए। वो फिर आगे कहते हैं, हमें बस अब तुम सबका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट देखना है। इसके बाद हर एक मास्टर तुम सबको तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से चुनेंगे। ये कहते ही पैट्रियार्क उन सब का एक एक कर नाम पुकारने लगते हैं। अब हमें डिसाइपल चुनने का वो दृश्य दिखाया जाता है। तुम्हारे पास वाटर वुड और अर्थ का स्पिरिचुअल रूट है। क्या तुम डोंगक्विंग पीक पर ज्वाइंट होना चाहोगे? हाँ मैं चाहूंगा। एक तरफ तो ये सब हो रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर इन पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये देखकर डोंग यूलिंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है, मास्टर अगर इसी तरह आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको कोई अच्छा डिसाइपल नहीं मिलेगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो कुछ ही डिसाइपल्स काफ़ी है। ये सुनकर कांग यूलिंग दौड़ते हुए मास्टर के पास आती है और उनसे कहने लगती है, मास्टर मैं जानती हूँ इसका कारण क्या है। मैंने सुना है कि आप एक कमज़ोर विचारधारा वाले मास्टर हैं और इसीलिए आपको कमज़ोर विचारधारा वाले ही डिसाइपल चाहिए। यह सुनकर शिनशी सोचने लगता है, ये क्या बोल रही है? क्या ये कोई तारीफ है जिसके लिए ये हंस रही है? फिर कुछ समय बाद एक लड़की का नाम पुकारा जाता है।
उस लड़की के प्योर वुड स्पिरिट के कारण सभी मास्टर्स चौंक जाते हैं। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अरे इस लड़की का नाम तो वीक क्वीन है ना, जो कि बहुत खाने की शौकीन है। यही वो पहली हीरोइन है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट से प्यार करने लगती है। शिनशी के चौंकते हुए हालत को देखकर पैट्रियार्क सोचने लगते हैं, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई अन्य डिसाइपल शिनशी को मिलेगा। ये सोच आते ही पैट्रियार्क हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, शिनशी क्या तुम्हें ये डिसाइपल चाहिए? पैट्रियार्क की ये बात सुनकर सारे मास्टर शिनशी को ईर्ष्या की नज़र से देखने लगते हैं और वे सोचने लगते हैं, अरे इस तरीके के नामाकुल बंदे को पैट्रियार्क क्यों इतना अच्छा डिसाइपल दे रहे हैं? पैट्रियार्क की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस डिसाइपल को डावेस्ट बाई जो कि लिंगजू सेट की है उन्हें दे देना चाहिए। ये बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोचने लगता है, बाइरन जिसके पास जेड बैम्बू स्किल की शक्तियाँ हैं और वीक क्वीन जिसके पास प्योर वुड स्पिरिट की शक्तियाँ हैं, मेरे ख्याल से ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक बैठेंगे। और कहानी के अनुसार भी मास्टर बाई ही इस लड़की की असली मास्टर थी। शिनशी की बात सुन मास्टर बाई कहने लगती है, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी शक्तियों के आगे मेरी शक्तियाँ तो केवल निमित्त मात्र है। मैं कैसे इस डिसाइपल को रख सकती हूँ? ये सुनकर पैट्रियार्क कहते हैं, मास्टर बाई की बातें मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा मैं तुम सब पर रखता हूँ। तुम सब आपस में बातचीत कर मुझे बताओ कि इस डिसाइपल को कौन रखना चाहेगा। इस बात को सुनकर मास्टर बाई सोचने लगती है, ये बात तो सही है कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरी पोजीशन भी काफ़ी नीचे है। मैं कैसे इतने अच्छे डिसाइपल को रख सकती हूँ? थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर हल्के गुस्से में उन सब से कहता है, ये क्या बकवास हो रहा है? अगर कोई इस डिसाइपल को अच्छे से सिखाना चाहेगा तो वो सिखा पाएगा। इसमें इतना चर्चा करने की क्या बात है? ये सुनकर पैट्रियार्क काफ़ी हैरानी से और गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर बाई शिनशी की बात सुन हैरान हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस छोटी सी बच्ची को अपनी ओर बुलाता है और उस बच्ची से कहता है, क्या तुम भूखी हो? ये लो इसे खाओ, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मास्टर बाई भी उस लड़की की ओर देख उसे उस चीज़ को खाने की अनुमति दे देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है, मेरे पास केक भी है, तुम चाहो तो उसे भी खा सकती हो। फिर मास्टर बाई शिनशी की तरफ आती है और उन्हें शुक्रिया कहती है। ये सुन शिनशी कहता है, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो भी कहा वो सत्य था। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में हंसते हुए सोचता है, अब होगा असली खेल। और तभी इस कहानी के असली प्रोटैगनिस्ट का नाम पुकारा जाता है, अगला जाओ ची। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका दिल से बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।